हिंदी साहित्य की क्लासिक कहानियों के चैनल में आपका स्वागत है। आज सुनिए हिंदी साहित्य की सशक्त कथाकार और व्यंग्यकार डॉक्टर सूर्य बालाजी की लिखी हुई कहानी कौमुदी एक प्रश्न। तो शुरू करें कहानी। उस दिन दरवाज़ा खोलने पर मैं तुम्हें सामने देख एकदम सन्नाटे में आ गई थी। ये कैसी कौमुदी? कहाँ वो दुबली पतली सी रंग उधड़े सलवार कमीज में हमेशा हंसने हंसाने वाली चुलबुली लड़की? कहाँ ये भरी भरी सिंदूरी मांग, मंगलसूत्र, बिछुए और महावर रचे पैरों वाली सत्य ब्याहता? तो सारी कॉलोनी में गर्म लू के झकोरों की तरह सनसनाती अफवाहें आखिर सच निकली? पिछले 3 दिनों से इसके घर के दरवाजे नहीं खुले हैं। माता पिता अर्ध विक्षिप्त और गुमसुम होंगे ही। अपनी बेटी के ऐसे नवविवाहिता का रूप असह्य हो रहा था कौमुदी। लेकिन कमाल की थी तुम कि मेरा मन भांपने के बावजूद मेरे कंधों पर झूल कर हंसे जा रही थीं, जैसे किसी जिद पर आमादा हो एक हठीली अड़ियल हंसी। क्या करूं, मन नहीं माना ना कला मौसी। सो बस थोड़ी देर के लिए आपके पास भाग आई, अपनी जीत की खुशी सेलिब्रेट करने। जीत, खुशी, सेलिब्रेट? विष भुजे बाड़ों से ये शब्द तुम्हारे मुंह से आखिर निकले कैसे कौमुदी? सचमुच तुम्हारी सरल निष्कपट हंसी को अब बेशर्म कहने में मुझे जरा भी संकोच नहीं है, लेकिन तुम अपना वाक्य पूरा करते हुए सहज भाव से कह रही थी, अब घर तो जा नहीं सकती ना। जाने तुम्हारी हंसी में क्या था कि दया की एक धुंधली सी आभा उतराई ही थी कि अंदर का आक्रोश उस पर गिद्ध की तरह झपट्टा मार गया। हाँ, घर अब कहाँ इसका, अर्थात इन दोनों का कोई घर ही नहीं, और न इतनी जल्दी कोई अपने घर में इन्हें पनाह ही देने वाला है। कौन देगा भला? अपनी मर्जी से सरेआम कोर्ट में रजिस्टर्ड शादी कर लेने वाली लड़की और लड़के को अपनी अप्रतिष्ठा और बेइज्जती के इश्तहार छपवाने हैं क्या? अपने घर में तुम्हारी उपस्थिति मुझे लगातार असहज बनाए दे रही थी, बल्कि ये कहूँ कि नागवार गुजर रही थी कौमुदी। लेकिन तुम थी कि उल्टे मुझे ही चिढ़ाते हुए कह रही थी, अरे मेरे मंगलसूत्र, बिछुए और पायल भी नहीं देख रही आप? मंगलसूत्र सोने की पॉलिश वाले हैं तो क्या, बाकायदे ब्याहता तो हूँ, और बिछुए गिलट के हैं तो क्या, बाकायदे बजते तो हैं मेरी शादी का ऐलान करते हुए। छी, तू अपने घावों पर खुद ही नमक छिड़क रही है कौमुदी। कुछ समझ में नहीं आया। फिर भी मन के अंदर जहर की फैलती घृणा संभालते संभालते भी जबान से फिसल पड़ी। वो सब ठीक है कौमुदी, लेकिन एक बात बता, तूने यक बकायक जल्दबाजी में इस तरह शादी का निर्णय लिया कैसे आखिर? तुझे देखकर तो लोग सोच भी नहीं सकते कि तेरी जैसी सीधी सादी सरल और नेक लड़की। हठात मैं चौंक गई हूँ। तुम्हारा चेहरा तमतमा आया था। जांबाज सिपाही की तरह तुमने अपने तरतराते आंसुओं को रोक रखा था और तुम्हारे कांपते होंठों पर मौन लिखा था, ब्रूट्स, यू टू। कला मौसी, आप भी उन तमाम दूसरे लोगों से इंच भर भी ज़्यादा नहीं सोच पाई ना? सबकी तरह यही सोचा कि एक सीधी सादी सरल निश्चल लड़की के पास ना उसका मन होता है, ना आत्मा, ना स्वाभिमान और ना आक्रोश ही। किसी नेक लड़की के मन पर कोई ठेस नहीं लगती और किसी मस्खरी लड़की को मान अपमान और अवहेलना का कोई एहसास नहीं होता। मैं चौंकी थी कौमुदी तुम्हारे इस सर्वथा अप्रत्याशित रूप और कथन पर। फिर संभाल कर दुनियादारी निभाई थी। बुरा मत मानो कौमुदी, लेकिन जहाँ तक मैं जानती हूँ तुम्हारे माता पिता ने अपने बच्चों को भरपूर प्यार दिया है। क्या ये सच नहीं कि पिछले 3-4 सालों से तुम्हारे पिता दिन रात तुम्हारी शादी के लिए दौड़ धूप कर रहे थे? बेचारे दिल से चाहते थे कि रिटायरमेंट से पहले कौमुदी पार लग जाती तो बाकी दोनों। बस यही तो कला मौसी, अचानक तुम एक विद्रोही मस्खरी पर उतर पड़ी हो। सच्ची सच्ची बताएं तो हम इसी से बोर हो गए थे।
हर थोड़े दिनों पर मम्मी की वही जरी किनारी वाली साड़ी पहनकर उनकी शादी के दहेज में मिली चांदी के पतरे वाली तश्तरी में पान की गिलौरियाँ और लौंग इलायची लेकर अपने को देखने आने वालों के सामने पेश करते करते तुम लम्हे भर को रुकी, फिर वापस इस तरह हंसी जैसे कोई लतीफ़ा सुना रही हो। असल में मम्मी के पास दूसरी कोई कायदे की साड़ी भी तो नहीं थी ना, कि अलग अलग लड़के वालों को कम से कम थोड़ी अदली बदली साड़ी में मुझे दिखाती। और वे बेचारी भी करती क्या, उनके विश्वस्त सलाहकारों ने उन्हें समझा दिया था कि सांवली अर्थात मुझ जैसी काली कलूटी लड़की पर फालसाई रंग ही जचता है। लेकिन अब मुझे तो थोड़ा चेंज चाहिए था ना कला मौसी। खी 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 खी। उफ, तुम्हारी हंसी आज कितने रंग दिखा रही थी कौमुदी। हाँ, मुझे याद है ऐसे हर प्रसंग के बाद तुम थोड़ी देर के लिए किसी बहाने अपने आप को कमरे में बंद कर लेती थीं। फिर घंटे 2 घंटे बाद पाउडर की परतें पोंछ पाँच सलवार कुर्ते में अपना छितरा बितरा वजूद समेटे मस्खरे अंदाज में मेरे पास पहुंच जाती। मैं तेरे आहत अभिमान को प्यार से सहलाती। क्या हुआ री कौमुदी, आज फिर तेरी अदालत में किसी की पेशी हुई? छुट्टी कर दी ना तूने उसकी? तुम जान की बाजी लगाकर हंसती थी तब, तो और क्या करती कला मौसी, एकदम शुतुरमुर्गी कदगाठी और कोयले सा जमाया रंग। मतलब अंगीठी बुझी ही पड़ी रहेगी उसकी। और तुम मेरे साथ खिलखिलाकर हंस पड़ती। पता नहीं तुम्हारी वो हंसी किसे भरमाना चाहती थी कौमुदी, लेकिन मुझे मालूम है हर बार इस तरह किसी पार्टी के सामने चाय की ट्रे या पान की तश्तरी लेकर पेश होते समय तुम्हें अपने चेहरे, दुबली कलाइयों और समूचे शरीर पर चारों तरफ बैठे लोगों की आंखों की शक्ल में कांटे ही कांटे चुभते महसूस होते। तुम्हारा रंग और सांवला हो जाता, तुम्हारी खिलंदड़ी मुस्कान दयनीय सी लगती और तुम्हारी अंगुलियां कांपने लगती। और तमाशा खत्म होने के बाद तुम कुछ ज़्यादा ही हंसती हुई मेरे पास आती तो मुझे अनायास वो गीत याद हो आता। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। एक बार तुमने कहा था, कितनी अजीब बात है ना कला मौसी, बचपन से आज तक स्कूल और कॉलेज में कभी किसी ने मुझे बदसूरत और बदशक्ल नहीं माना। टीचरें मुझे चुलबुली कहकर दुलारती थीं। एक अच्छी लड़की के रूप में मेरी मिसाल देकर मेरे प्रश्नोत्तर पढ़कर सुनाती थीं। एनुअल डे और जलसों में प्रिंसिपल हजारों के सामने मेरी पीठ ठोकती थीं। और साथी लड़कियां मेरी लहराती चोटियों, मेरी दुबली छरहरी काया से प्यार भरा रश्क करती थीं। अरे छोड़, ऐसे लल्लू पंजुओं के लिए थोड़ी बनी है हमारी कौमुदी। देखना एक दिन तेरा चांद खुद ब खुद अपनी कौमुदी को ढूंढ लेगा। और आज जब तुमने वहाँ चांद ढूंढ लिया था तो मैं बुरी तरह सकपका गई थी। मेरा संस्कारी मन इसे तुम्हारी उद्दंडता, चरित्रहीनता और बेशर्मी समझ रहा था। अंदर अंदर कुढ़ते और ऊपर से समझदारी का दिखावा करते हुए मैं तुमसे पूछ रही थी, फिर भी कौमुदी, तुम्हारी इस जल्दबाजी के निर्णय के परिणामों की जानकारी है तुम्हें? हाँ है ना, जैसे लपलपाती हुई बिजली कौंधी हो। परिणाम ये होगा कि बाअदब, बामुलाहिजा होशियार हर किसी को खबरदार किया जाता है कि अब से कोई भी लंबा नाटा गोरा काला नौकरी याफ्ता या बेकार बीए एमए पास या फेल लड़का, उसके माँ बाप चाचा ताऊ बहनें और भाभियाँ किसी कौमुदी को उठा बिठा चला फिरा या नाप जोक कर रिजेक्ट करने की ज़रूरत नहीं कर सकती। अचानक रुकी वो। छोड़िए, फ़ोटो देखेंगी उसकी? ठहरिए दिखाती हूँ। देखा तो सचमुच चौंक गई। मोहक सी हंसी वाला सुदर्शन युवक, गोरा है कला मौसी, इसी से तो रंगीन फ़ोटो खिंचवाई है। जानता है मेरा मन क्या करता है? इस फ़ोटो की 20-25 कॉपियाँ करा के उन सारे उल्लू पंजुओं के पते पर अपने अंगूठे के निशान के साथ भिजवा दूँ। पते मिल जाएंगे मम्मी की डायरी से। लेकिन मम्मी के पास घर तो जा नहीं सकती ना। और तुम्हारी हंसी जैसे गहराते भंवर के बीचों बीच डूबती चली गई। हाँ कौमुदी, मुझे मालूम है तुम्हारे घर ने तुम्हें नहीं स्वीकारा था, शहर ने भी नहीं, और तुमने हार कर उदय के साथ ये शहर छोड़ दिया था।
दोनों घरों के बंद दरवाजों का स्पष्ट निर्देश मानते हुए। उदय के परिवार का तो लाखों का घाटा हुआ था। भारतीय समाज में एक आज्ञाकारी संस्कारी बेटा लाखों का ब्लैंक चेक जो होता है। शहर छोड़ने से पहले तुम मेरे पास आई थी, अब सचमुच तुम विदा हो रही थी। अब अपने आंसुओं को छिपाने के लिए कोई बहाना नहीं तलाशना था तुम्हें। मेरे कंधों पर सिर रखे रखे जैसे बहुत दूर देखते हुए तुमने कहा था, कला मौसी, मैंने आपकी बात मानी थी। आपके कहे अनुसार मम्मी पापा को एक पत्र लिख दिया था कि उदय की अपने प्रति आसक्ति का एहसास तो मुझे था, वो भी पिछले कुछ महीनों से ही, लेकिन इस तरह एकाएक शादी करने की बात तो हम दोनों ने सोची भी नहीं थी। न जाने मेरे अंदर उद्विग्नता का वो कैसा अंधर चला कि उस दिन जब वो बेहद लब्धड़ सा दिखता लड़का और उसके बूते पर ऐंठता परिवार मुझे बेरौनक कहकर मुंह बिचकाते चले गए, तो मैं हमेशा की तरह आपके पास आकर हंसते जाने के बदले उदय के पास जाकर रोती चली गई। इस विवाह का निर्णय भी हमने लाचार हो और ये जानने के बाद ही किया। मेरा परिवार चाहे मुझे सालों साल पान के बीड़ों के साथ ऐसी ही शर्मिंदगी से गुजारता चला जाए, लेकिन उदय के साथ शादी की स्वीकृति कभी नहीं देगा। और उदय का परिवार भी, और हजारों लाखों के पल्लड़ों में तुलवाता उसकी बोली लगवाता रहेगा। उन पल्लड़ों पर मेरे पिता तुलने की हिम्मत कर भी नहीं सकते। और इस तरह उदय के परिवार की अर्थ नीति, मेरे घर की धर्म नीति और शर्म नीति हमें उधेड़ कर तार तार करती रहेगी। फिर भी कला मौसी, मन में एक उम्मीद थी कि थोड़ी डांट फटकार के बाद ही सही पर पापा मम्मी मुझे स्वीकार लेंगे, क्योंकि उदय एक अच्छा लड़का है। वो विवाह के नाम पर खरीद फरोख्त में विश्वास नहीं रखता। उसने अपने माता पिता को भी समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन लोगों ने भी मुझे देखने आने वाले अत्यंत सामान्य स्थिति के परिवारों की तरह मुझसे ज़्यादा पापा की हैसियत को रिजेक्ट कर दिया। समझ में नहीं आता, उन मोल भाव करने वाले परिवारों को लाखों के दान दहेज में संतुष्ट कर मुझे सौंप देने के लिए पापा तैयार थे, लेकिन मात्र उनकी बेटी का हाथ मांगने वाले उदय के मामले में एक रूढ़ और संकीर्ण समाज उनके विवेक के सामने अभेद्य दीवार बनकर खड़ा हो गया। मेरे इतने समझदार, मुझे इतना प्यार करने वाले पापा मम्मी एक विवेक सम्मत विरोध के न्याय संगत निर्णय के पक्ष में क्यों नहीं खड़े हो पाए? मैं क्या कहती, मैं खुद ही तुम्हारे पक्ष में कहाँ खड़ी हो पाई कौमुदी। काश मुझ में इतनी हिम्मत होती। किया तो सिर्फ इतना कि अलमारी से कुछ मुड़े तुड़े नोट निकाले और हल्दी अक्षत के साथ तुम्हारी हथेलियों में दबा दिए। घर से नहीं, पूरे शहर से जा रही थी एक बेटी। बरसाती बौछारों की तरह रोते अपने आंसुओं को पोंछकर हल्दी अक्षत तुमने माथे से लगा लिए थे और नोट मुझे वापस करते हुए कहा था, हो सके तो पापा मम्मी को समझाने की कोशिश करिएगा कला मौसी कि ये मेरी बगावत नहीं है, न विद्रोह ही। बहुत सोचने विचारने के बाद अपने लिए तलाशी एकमात्र पगडंडी है। मेरी गलती सिर्फ इतनी है कि मैं अपनी अवहेलना और अपमान को सीमा के बाद बर्दाश्त नहीं कर पाई। अगर मम्मी पापा इसे अपराध मानते हैं तो भी मैं क्षमा और दंड दोनों के लिए अपना सिर झुकाती हूँ। जाती हुई कौमुदी अचानक एक प्रश्न चिन्ह में तब्दील हो जाती है। जैसे जैसे दूर होता उसका आकार धुंधलाता जाता है, ये प्रश्न चिन्ह और ज़्यादा गहराता जा रहा है। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर सूर्य बालाजी की लिखी हुई कहानी कौमुदी एक प्रश्न। कहानी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे इसी तरह किसी अच्छी सी कहानी के साथ। आपका समय शुभ हो।